जरा सोचिए, एक ऐसी कविता लिखने के बारे में जो इतनी इतनी बड़ी हो कि शायद उसे पूरा लिखने में ही एक जिंदगी निकल जाए, और जिसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि उसे पढ़ने वाले हर इंसान को एक बेहतर व्यक्ति बनाना हो। सुनने में बड़ा लगता है ना? खैर, यही सपना देखा था एडमंड स्पेंसर ने, और इसी सपने का नतीजा थी द फेरी क्वीन, साहित्य के इतिहास की सबसे एम्बिशियस और कह सकते हैं सबसे मुश्किल रचनाओं में से एक। और देखिए, स्पेंसर ने इस बारे में कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ लिखा था। वो कोई आम कहानी नहीं लिख रहे थे, वो तो एक तरह का एक नैतिक रोड मैप बना रहे थे। मतलब कहानी का हर रोमांच, हर लड़ाई, हर किरदार असल में एक सबक है। ये कविता कह लीजिए एंटरटेनमेंट की शक्ल में एक पूरी की पूरी गाइड है कि एक अच्छा और गुणी जीवन आखिर जिया कैसे जाए। तो इस विशाल दुनिया में कदम रखने के लिए ना एक चाबी की जरूरत पड़ती है, और वो चाबी है रूपक, या जिसे अंग्रेजी में एलिगोरी कहते हैं। देखिए, द फेरी क्वीन में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। यहाँ हर चीज का एक गहरा मतलब है। हर शूरवीर किसी अच्छाई का प्रतीक है, हर राक्षस किसी बुराई का, और हर महल एक नैतिक चुनाव का सिंबल है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी महाकाव्य की पहली किताब के हीरो के सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नया नौसिखिया शूरवीर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करता है, कैसे वो बुरी तरह फेल होता है, और फिर कैसे उसे खुद को फिर से खोजने का एक मौका मिलता है। देखिए, स्पेंसर की ये जो फेरीलैंड है ना, वो बस कोई मनगढ़ंत काल्पनिक जगह नहीं है। असल में ये 16वीं सदी के इंग्लैंड का ही एक आईना है। उस दौर की राजनीति, धार्मिक लड़ाइयाँ, समाज के तौर तरीके, सब कुछ इसी जादुई दुनिया के किरदारों और घटनाओं में छिपा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फैंटेसी कहानी है जिसकी जड़ें पूरी तरह से हकीकत में हैं। तो कहानी की शुरुआत तो बड़ी जानी पहचानी सी लगती है। एक नौजवान हीरो है जिसे एक खूबसूरत रानी ने एक नामुमकिन सा काम दिया है। काम क्या है? एक खूंखार ड्रैगन को मारना। मतलब एक टिपिकल हीरो का सफर। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इस सीधी साधी दिखने वाली कहानी की हर परत के नीचे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के इस पहले हिस्से के सबसे जरूरी किरदारों से। यही वो किरदार हैं जो इस पूरी यात्रा की नींव हैं। और यहीं पर कहानी का असली मर्म छिपा है। एक तरफ है रेड क्रॉस नाइट, जो प्रतीक है पवित्रता का, और दूसरी तरफ है लेडी ऊना, जो प्रतीक है सत्य की। स्पेंसर का संदेश बिल्कुल साफ है। पवित्रता यानी होलीनेस तभी तक ताकतवर है जब तक वो सत्य यानी ट्रुथ के साथ है। जिस पल ये दोनों अलग होते हैं, हीरो का रास्ता भटकना और मुश्किलों में पड़ना समझिए तय है। और होता भी बिल्कुल यही है। आकेमागो नाम का एक चालाक जादूगर रेड क्रॉस नाइट को धोखा देता है और उसे ऊना से अलग कर देता है। और अब सत्य से दूर हमारा हीरो अकेला है, कंफ्यूज्ड है, और सीधे जा पहुंचता है अपनी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा में, यानी घमंड के घर में। ये जो जगह है ना, ये धोखे की एक शानदार मिसाल है। बाहर से देखने में एक भव्य जगमगाता हुआ महल जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले, लेकिन इसकी नींव रेत पर बनी है। मतलब ये कभी भी ढह सकता है। और ये प्रतीक है इस बात का कि घमंड और दुनियावी चीजों की चमक धमक बस एक छलावा है, एक भ्रम है जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। तो इस महल के अंदर रेड क्रॉस नाइट रानी लूसीफेरा यानी घमंड की रानी के दरबार में पहुंचता है, और वहां वो 7 सबसे बड़े पापों की एक परेड देखता है। आलस्य, पेटूपन, गुस्सा, लालच, ये सब। और हर पाप एक अजीब से जानवर पर सवार है जो उसके स्वभाव को दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारा हीरो अपनी नासमझी और घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि वो इस खुले खतरे को देख ही नहीं पाता, पहचान ही नहीं पाता। और घमंड में चूर होने का अंजाम जैसा कि होता है, बहुत बुरा होता है। अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खोकर रेड क्रॉस नाइट अपने सफर के सबसे बुरे दौर में पहुंच जाता है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि एक विशालकाय राक्षस उसे बड़ी आसानी से पकड़कर बंदी बना लेता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। आप देखिए कैसे एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। सबसे पहले उसने सत्य यानी ऊना को छोड़ा। इस वजह से वो धोखे का शिकार हुआ। धोखे ने उसे घमंड के रास्ते पर धकेल दिया, और आखिर में घमंड ने उसे सीधे हार की खाई में गिरा दिया। ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान थी जिस पर वो रुक ही नहीं पाया। और ठीक उस पल जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब रेड क्रॉस खुद को बचाने के लायक भी नहीं बचा है, ठीक तभी एंट्री होती है राजकुमार आर्थर की। अब आर्थर सिर्फ एक और हीरो नहीं है,
वो प्रतीक हैं दिव्य कृपा के, डिवाइन ग्रेस के। वो उस ऊपर वाली शक्ति की निशानी हैं जो तब हमारी मदद करती है जब हमारी अपनी हिम्मत और हमारी अपनी अच्छाई जवाब दे जाती है। लेकिन सिर्फ जेल से आज़ाद हो जाना ही काफ़ी नहीं है ना? रेड क्रॉस शारीरिक तौर पर तो बच गया है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुका है। अपना मिशन पूरा करने से पहले उसे ठीक होना होगा, उसे एक तरह से दोबारा जन्म लेना होगा, और ये सब होता है पवित्रता के धर्म में। और यहाँ स्पेंसर दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ है घमंड का घर, जिसका रास्ता चौड़ा है, आसान दिखता है, पर वो सीधा बर्बादी की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है पवित्रता का घर। इसका रास्ता मुश्किल है, संकरा है, लेकिन इसकी मंजिल है मोक्ष यानी छुटकारा। इस घर में रेड क्रॉस नाइट की कह सकते हैं आध्यात्मिक मुरम्मत होती है। उसे विनम्रता, विश्वास, आशा और करुणा जैसे गुणों से मिलवाया जाता है। और यही उससे अपनी सबसे बड़ी सीख मिलती है। वो सीखता है कि सच्ची पवित्रता अपनी ताकत के दिखावे में नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और ईश्वरीय कृपा पाने में है। तो सवाल ये उठता है कि रेड क्रॉस नाइट के इस पूरी यात्रा का, उसकी गलतियों का और उसकी सीख का आज के ज़माने में क्या मतलब है? ये 400 साल पुरानी कहानी हमें आज क्या सिखा सकती है? असल में ये कहानी सिर्फ एक शूरवीर की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। रेड क्रॉस का सफ़र हमें यही दिखाता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब गलतियां करते हैं, रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमेशा वापसी का एक रास्ता होता है, और वो रास्ता विनम्रता और सच्चाई से होकर ही गुजरता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। स्पेंसर की हीरो ने तो घमंड, धोखे और निराशा जैसे राक्षसों से लड़ाई लड़ी। आज के दौर में अच्छाई की राह पर चलते हुए हमें किन नए जमाने के ड्रैगन्स का सामना करना पड़ता है? ये एक ऐसी खोज है